So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So friends, this video is going to be your 14th class of teaching aptitude and congratulations, हम लोग बहुत ही करीब हैं सिलेबस कंप्लीट करने पर। तो अब आपकी बस एक क्लास होनी है जिसमें कि हम लोग टीचिंग प्रोसेस को डिस्कस कर लेंगे, टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं और जो भी है अप्रोचेस क्या है टीचिंग के, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन समाप्त हो जाने वाला है। आज हम लोग देखेंगे एजुकेशनल फैक्ट्स को ही, जिसमें कि हम लोग कुछ स्कीम्स, कुछ इनिशिएटिव्स को देखने वाले हैं। NEP 2020 हमारा रह गया था, उसे हम लोग देखेंगे। कुछ एजुकेशनल फैक्ट्स जो वन लाइनर है वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। सो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो हम मैंने पहले ही बताया था कि जो भी एजुकेशनल फैक्ट्स या फिर स्कीम्स ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमें बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हम लोग बस उसे ही कवर करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस उसे ही याद रखना है, ठीक है। बाकी आप जानने के लिए पढ़ लो, ठीक है, दैट्स गुड। तो अभी हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं NCF से। तो NCF हमारा क्या है, तो NCF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि NCF जो है वो क्या करती है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यचर्या हो, ठीक है, जो सिलेबस हो, जो करिकुलम हो, उसे ये क्या करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक ढांचा तैयार करती है, ठीक है, कि किस आधार पर जो बच्चों के सिलेबस है वो किस आधार पर होंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम व पुस्तक को भी डिसाइड करने में क्या होती है, इससे हेल्प होती है। तो NCF तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, कि राष्ट्रीय स्तर पर ये पाठचर्या की रूपरेखा देती है, ठीक है। तो अब ये जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं 2005 का। नाउ यू विल आस्क कि 2005 का ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट इसी को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक NCF हमारे इंडिया में 4 बार रिवाइज हो चुका है। 2023 का भी NCF आ चुका है, ठीक है, जिसमें कि NEP 2020 के अनुसार NCF तैयार किया गया है, ठीक है। तो कब आ चुका है ये सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए लिखा कि NCF 2005 ही हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1975 में आ चुका है, 1988 में आया है, 2000 में आया है, 2005 मतलब 2005 वाला जो है अभी एट प्रेजेंट लागू है, तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसे और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पब्लिश्ड बाय NCERT इन इंडिया, ठीक है, NCERT द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। चेयरमैन उस टाइम कौन थे, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल कौन थे, चेयरमैन थे। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच टीचर एंड स्कूल्स कैन वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत शिक्षक व विद्यालय अच्छे से बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली करिकुलम प्रोवाइड करता है, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि शिक्षक और विद्यालय किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आधार रहेगा, क्या बुक्स रहने वाली है, क्या करिकुलम रहने वाली है। तो इन सभी का आधार कौन देता है, NCF देता है। मतलब NCF एक तरह से क्या दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है कि इस तरह से फ्रेमवर्क में आप लोगों को काम करना है, इस तरह से बच्चों को क्या करनी है, शिक्षा देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मेन हाईलाइट थी इस NCF की वो क्या थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। बच्चों को जो शिक्षा है वो एक बर्डन ना लगे, एक बोझ ना लगे, इस पर खास ध्यान दिया गया, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग पूरे जो करिकुलम है उसको प्रिपेयर किया गया, ठीक है। तो बच्चे लर्निंग विदाउट बर्डन कहने का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो शिक्षा को क्या एक आनंददायक उनके लिए रहे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है बगल में, इसका बेसिकली मतलब है कि बच्चों को शिक्षा जो है एक सज़ा जैसी ना लगे, उन्हें उस चीज़ को सीखने में या पढ़ने में उन्हें क्या आए, मज़ा आए, ठीक है। तो बेसिकली ये लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट इसने लाया। फिर समग्र शिक्षा, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक है, कि जो बच्चा है उसके सर्वांगीण विकास होनी चाहिए, ठीक है। सब तरह से बच्चे को क्या होना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, बस किताबी ज्ञान तक क्या हो, शिक्षा ना सिमट कर रह जाए, इस पर भी ध्यान दिया गया। उसके बाद इसने स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के विस्तृत पाठ्यक्रम विकसित करने का आधार प्रदान किया, ठीक है। तो जो सिलेबस है स्कूली शिक्षा के लिए, विभिन्न चरणों के लिए, विभिन्न क्लासेस के लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसका क्या दिया, इसने आधार दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो कि NCF क्या है। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ और साथ ही बता देती हूँ कि आप लोगों को बेसिकली ध्यान क्या रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि NCF 2005 अभी लागू है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इसे कहते हैं, ठीक है। और आप लोग याद रख लेना कि NCF 2005 जब आया तब चेयरमैन कौन थे, और उसके बाद हमें क्या देखना है, हाँ,
और बेसिकली इसका काम क्या है, एनसीएफ का काम क्या है, ये क्या करती है, पाठ्यचर्या प्रोवाइड करती है जिससे कि विभिन्न स्तर पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, ठीक है, क्या बुक्स रहेंगी वो डिसाइड हो पाता है। लर्निंग विदाउट बर्डन इसकी क्या थी, हाईलाइट थी। ओके, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, जो कि है NEP 2020। बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही आराम से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। जो भी आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो तो कंप्लीट करेंगे ही, बाकी उसके अलावा भी हम लोग NEP 2020 को समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी एजुकेशन फील्ड की, मतलब अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप लोग, आई विश आप लोग जो भी कॉलेज चाहते हो अपने घर के पास, या फिर जो भी सेमी गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आई विश आप लोग सबको ही को मिल जाए, ठीक है। तो जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, देन यू शुड नो कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कैसी है, ठीक है, वो किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी बदल देने वाली है। तो चलिए ब्रीफ में उसे भी समझ लेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन बेस्ट पॉसिबल वे। तो सबसे पहले हम लोगों ने NEP 1968 देखा था, उसकी कमियों को पूरा करने के लिए 1986 लाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने 1986 देखी। अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं NEP 2020, ठीक है। NEP 2020 एकदम लेटेस्ट है बिल्कुल, और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देगी, ऐसे चेंज कर देगी, बहुत ही अच्छे वे में चेंज करेगी, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इसे इंट्रोडक्शन से। तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर NEP 2020 लाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग याद रखना है कि कौन सी कमेटी थी जिसके सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो के कस्तूरी रंगन, ठीक है। जनरल कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी, मतलब B.Ed एंट्रेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फैक्चुअल अगर पूछ लिया जाए तो पूछा जा सकता है सिंपली, ओके। एंड दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो क्या हुई कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसी के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय आता था। पहले शिक्षा मंत्रालय कह करके अलग से कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई मंत्रालय अलग से नहीं था, ठीक है। इसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD में ही, ओके, इसी में ही क्या आता था, हमारा शिक्षा मंत्रालय आता था। बट फिर क्या किया गया, NEP 2020 के बाद क्या किया गया कि इसका नाम बदल करके ही शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा मंत्रालय मतलब शिक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय का नाम बदल करके किया गया है, तो ये याद रखना है कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के किया गया है, ओके। एंड अब ये जो NEP 2020 है वो स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था 1986 में क्या पढ़ा कि 10+2+3 के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है, वही फॉलो हो रहा है, लेकिन NEP 2020 के साथ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाने वाला है, 5+3+3+4 का होने वाला है। अब इसे हम लोग समझेंगे कि 5+3+3+4 जो है हमारा कैसे कवर होने वाला है, ओके। तो जो 10+2+3 की जो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, जैसे कि हम लोग 1 से 10 क्लास तक पढ़ते थे, फिर उसके बाद 2 जो आया हमारा, ये जो 2 आप लोग देख रहे हो वो 11-12 के लिए होगा, एंड 3 जो था हमारा वो ग्रेजुएशन के लिए था, ठीक है। अब ये जो 5+3+3+4 है, तो इसमें बेसिकली 3 से 18 साल के बच्चों तक को कवर किया जाएगा। मतलब कि इनिशियली जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं उनको भी NEP 2020 में ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये जो पहली वाली स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग 6 से 18 साल की जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को कवर किया जा रहा था, लेकिन ये जो 5+3+3+4 जो है आपका, इसमें किसको कवर किया जाता है, किया जा रहा है 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले जो ये जो 5 है वो 5 क्या डिनोट कर रहा है कि 1 2 3, ये क्या 1 2 3, ठीक है, ये जो होने वाला है उनका प्ले स्कूल टाइप होने वाला है, ठीक है। ये 1 2 3 क्या है, कोई क्लास को नहीं बता रहा है कि 1 2 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, इसको नहीं बता रहा है, ठीक है। 1 2 3 जो होने वाला है आपका 5 में, वो क्या होने वाला है, प्ले स्कूल टाइप का होने वाला है। 3 वर्ष के बच्चे इस टाइम पे क्या होंगे कि बच्चे बहुत ही, बच्चों को बस खेल खेल में ही चीज़ें सिखाई जाएंगी, कोई बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 3 साल के बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे 5 साल से बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है, तो यहाँ पे बात की जा रही है 3 वर्ष के बच्चे, ताकि बच्चों को क्या हो सके, ये आदत लग सके कि ये जो स्कूल है वो हमारे क्या है, खेलने की जगह है, ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चों को क्या किया जाएगा, इस तरह से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा स्कूल से, बस आप इसे ऐसे समझिए, ठीक है। बच्चों को क्या करवाया जाएगा, स्कूल से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिससे कि वो लोग स्कूल में क्या करेंगे, नॉर्मली वो लोग
स्टार्टिंग में खेलने को जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्कूल का डर होगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर उनको क्या किया जाएगा, ये जो 4 और 5 है, 5 में ही जो 4 और 5 मैंने लिखा है वो क्या होने वाला है, हमारा क्लास 1 और क्लास 2 होने वाला है, ठीक है। और इन सब में क्या होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये जो 5 वाली पूरी स्टेज है ना, फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसमें जो भी हमने देखा है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 2 3 तो हमने देख लिया, वो क्या है, प्ले स्कूल टाइप का है। और 4 5 जो है, 4 5 जो 5 में ही आ रहा है वो क्लास 1 और क्लास 2 है। तो बच्चों को क्या किया जा रहा है, आराम आराम से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक किसमें, जो बुकिस एजुकेशन है उसके साइड धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसे ऐसे याद रखना। और कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा तो कोई बच्चे क्या होंगे, यहाँ पे फेल नहीं होंगे और मतलब बहुत ज़्यादा उन पे कोई बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज देखते हैं जो कि है 3। अब इन 3 में क्या आएगा, हमारा 2 तक तो हमने वहाँ देख लिया, क्लास 1 क्लास 2 प्ले स्कूल, 3 साल का प्ले स्कूल बच्चे पहले सीखेंगे, फिर क्लास 1 क्लास 2 करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 ये हमारा 3 में आने वाला है, ठीक है। ये जो 3 है, जो स्ट्रक्चर है हमारा 5 + 3, तो उसमें जो पहला 3 है उसमें क्या है, 3 4 5 क्लास है, ठीक है, जिसमें कि ये इसको क्या बोला गया, प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है, तैयारी का स्टेज कहा गया है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। 3 4 5 में क्या होने वाली है, क्लास 3 4 5 से एग्ज़ाम्स की स्टार्ट हो जाएगी। और प्रिपरेटरी स्टेज बोला जा रहा है कि मेन अब वो 6 7 8 में जो इंटर करेंगे उसके लिए बच्चों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है कि एग्ज़ाम क्या होते हैं, एग्ज़ाम भी इसके साथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट 3 है, इस 5 + 3 + 3 + 4 मैं बोल बोल के थक गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बट आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, जिससे कि आप लोगों को मतलब सुनकर ही याद हो जाए, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट हमारा 3 है वो 6 7 8 क्लास है, ठीक है। इसमें स्टडी पे फुली फोकस्ड होगा, अदर एक्टिविटीज़ तो होंगी ही, लेकिन यहाँ पे स्टडी प्लस वोकेशनल कोर्स को भी इसमें क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो वोकेशनल कोर्स को भी बच्चों को साथ साथ मतलब पढ़ाया जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो 6 7 8 क्लास से ही वो लोग स्टडी तो कर ही रहे होंगे और साथ में कुछ स्किल भी सीख रहे होंगे, ठीक है। तो क्लास 6 7 8 से ये बात की गई। अब जो नेक्स्ट 4 है वो किसको दर्शाता है, 9 10 11 12 को दर्शाता है, ठीक है। तो 9 10 11 12 साथ में यहाँ पे हो गया। अब 9 10 11 12 से ही बच्चे मतलब कि अपने सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम वाला जो कॉन्सेप्ट था पहले, जैसे हम लोग 10th कंप्लीट करते थे, उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि मैं आर्ट्स लेकर के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या कॉमर्स लेकर पढ़ रहा हूँ। तो इस कंडीशन पे क्या होता था कि अगर हम कॉमर्स लेकर के पढ़ना चाह रहे हैं तो हम आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे, अगर हम साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिनेरियो क्या थी पहले थी, ठीक है। तो बट अब क्या होने वाला है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या बोला कि इस संकाय को ही हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब कि स्ट्रीम जो हम ऐसे बेसिकली चूज़ कर रहे हैं, आर्ट्स है, साइंस है, या जो भी आर्ट्स साइंस और क्या बचता है, कॉमर्स, हाँ, तो इन इस तरह से चूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या कर सकता है बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अगर उसको इंटरेस्ट है कि वो मैथ्स पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, साथ में उसको मन है कि वो साथ में क्या पढ़े, हिस्ट्री भी पढ़े, तो वो इस तरह से चूज़ कर सकता है। तो ये मुझे बेस्ट चीज़ लगती है NEP 2020 की, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता तो मैंने देखो आर्ट्स से करी है, ठीक है, 12th मेरी आर्ट्स से, तो मेरे पास अगर ये ऑप्शन होता तो मैं बायोलॉजी लेकर के ज़रूर पढ़ती, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से भी सोच कर देखो कि हम एक स्ट्रीम में मतलब एक संकाय या फिर जो भी है स्ट्रीम हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि मैं इससे पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कोई और सब्जेक्ट में भी, किसी और स्ट्रीम के सब्जेक्ट में भी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखा गया, ठीक है, कि इस तरह से सेपरेट करना सही नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला गया कि स्ट्रीम को ही बेसिकली हटा दिया जाएगा और 9 10 11 12 9 में ही जैसे हम जाएंगे वैसे ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो और यहाँ से क्या हो जाएगी, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएगी, सेमेस्टर वाइज हर 6 महीने पर एग्ज़ाम होगी, जिससे कि क्या हो जाएगा कि बच्चों को मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि साल के अंत में जो एग्ज़ाम होता है तो उसके कारण बच्चे स्टार्टिंग से उनमें स्टडी का प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। सो सॉरी। तो ओके मैं कहाँ थी, हाँ, तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होने से क्या होगा कि बच्चे एग्ज़ाम से बहुत ही क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होने से क्या होगा कि टाइम टू टाइम वो पढ़ते भी जाएंगे, कंसिस्टेंसी उनमें रहेगी, ठीक है। तो
इसलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। बेस्ट थिंग मुझे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लगती है वो यही है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग एज कितने से कितने साल को कवर किया गया है। 3 से 18 साल को कवर किया गया है। फिर NEP 2020 स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो कर्नाटका में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नेशनल लेवल पर धीरे धीरे सब जगह इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में ऑफ कोर्स टाइम लगता ही है। सो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर GDP सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च करने की बात की गई, 6% खर्च करने की बात की गई है। एक और हमने पढ़ा था ना जिसमें कि 6% खर्च करने की बात की गई थी। ठीक है, बट वो हो नहीं पाता, क्यों, एट प्रेजेंट 3% के अराउंड ही खर्च हो रहा है। ठीक है, तो GDP का 6% खर्च करना इज़ अ बिग अमाउंट। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कितना सही हो पाता है, बट अगर इतना एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो पाया तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी एजुकेशन की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक बार इसे 5+3+3 4 को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आप लोगों को ना क्वेश्चन इससे अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल वैसा नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। ठीक है, बट हम लोग अगर पढ़ रहे हैं NEP 2020 तो आप लोग इसे समझ लीजिए। जनरल अवेयरनेस की भी चीज़ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से बदलने वाला है। ठीक है, तो आई थॉट कि सिर्फ फैक्चुअल कुछ बातें ना बता करके आप लोगों को ये भी समझा दूँ। बहुत ज़्यादा टाइम तो लगना है नहीं, 5 से 6 मिनट लगेंगे और हम लोग क्या करेंगे NEP 2020 को समझ लेंगे। ठीक है, सो आई थॉट दैट। ठीक है, तो अब इसी में देखिए कि 5+3+3 4 को हम लोग ऐसे समझेंगे कि 5 जो था वो फाउंडेशन था। ठीक है, जहाँ पे बच्चों का क्या किया जा रहा है, मौलिक कह सकते हैं, या फिर जहाँ पे बच्चों का आधार तैयार हो रहा है। ठीक है, हमने देखा था 3 साल का बच्चा मतलब 5 में ही क्या करना है, 1 2 3 जो प्रारंभिक 3 साल होंगे वो बच्चे क्या करेंगे, बस जा करके खेलेंगे। ठीक है, फिर जो 4 5 में ही हमने देखा उसमें क्लास 1 क्लास 2 में बच्चे पढ़ेंगे, और ये 5 वाले पूरे स्टेज में क्या होने वाला है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। नेक्स्ट जो है तीसरा हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जो है वो 3 है। 3 ये क्या वो था, तैयारी वाला काल था, जिसमें कि प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया। और यहाँ पर मदर टंग और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को भी हम लोग देख ले रहे हैं। और थर्ड फिर जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज है, जिसमें कि हमने क्या देखा था कि बच्चे 6 7 8 में पढ़ेंगे। यहाँ से वोकेशनल कोर्स और जो स्टडी के साथ साथ स्किल और एग्ज़ाम्स सब कुछ होने लगेंगे कंटिन्यूसली। फिर मिडिल स्टेज इसे बोला गया, कोई भी इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाना है, और वोकेशनल कोर्स को भी इसी मिडिल स्टेज में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, फिर फोर्थ हम लोग देखते हैं सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज 9 10 11 12 वाली, तो उसमें हम लोग फॉरेन लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने देख लिया लैंग्वेज को भी। अब हम लोग तो यहाँ तक हमारा NEP 2020 था। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ आप लोगों को ओके। तो NEP 2020 से जो याद रखना है मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, किस कमेटी की सिफारिश थी, के कस्तूरीरंगन। ठीक है, कौन से मंत्रालय को बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो MHRD हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो अब क्या होने वाला है, 5+3+3+4 का रहेगा। इसे बस याद कर लीजिएगा, बाकी इतना कुछ ऐसा पूछेगा नहीं। बस मुझे ऐसा लगता है कि बस ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि वोकेशनल कोर्स जो है, जो स्किल वाला है, वो कब से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो 6 7 8 6 क्लास से वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे, तो क्लास 3 से स्टार्ट हो जाएंगे ऐसा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ओके, ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ तक। और उसके बाद 3 से 18 साल के बच्चों को कवर किया गया है। NEP 2020 सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ, तो कर्नाटका में। बस ये याद रख लेना है, बाकी इतना कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। एक चीज़ हमारा रह गया था, प्लान ऑफ एक्शन, बहुत ही छोटा सा है, तो देख लेते हैं। ये प्लान ऑफ एक्शन क्या आया था, 1992 में आया था। ठीक है, जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ी थी, उसके बाद ये आया था प्लान ऑफ एक्शन, इसे कहते हैं। 1992 में आया था। ये दूसरी शिक्षा नीति NEP 1986 का मॉडिफिकेशन था। ठीक है, मतलब कुछ बदलाव किए गए थे, बट वो बदलाव इतने बड़े नहीं थे कि इसे क्या किया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, कि किस तरह से मतलब किस तरह से लागू किया जाएगा चीज़ों को, इस पर बात की गई थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो 2020 हमारा कवर हो गया NEP 2020, और प्लान ऑफ एक्शन 1992 को भी हमने जान लिया। यहाँ से बस ये याद रखिएगा, प्लान ऑफ एक्शन कब आया था, 1992 में आया था। ठीक है, किसका मॉडिफिकेशन था, तो NEP 1986 का था। सो सॉरी।
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं RTE 2009 को देख लेते हैं कि ये क्या था बेसिकली। तो RTE 2009 को बस इतना सा ही है, थोड़ा थोड़ा सा समझ लेना है हमें। तो RTE 2009, ठीक है, इसे समझने से पहले एक चीज़ रिकॉल करिए कि हमने क्या पढ़ा था कि 86वां संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा, उसने क्या किया था कि शिक्षा को क्या बना दिया था, फंडामेंटल राइट बना दिया था। ठीक है, कौन सी आर्टिकल थी वो, 21A। तो इस संशोधन के बाद क्या हो गया कि जो शिक्षा का अधिकार हो गया वो एक तरह से क्या हो गया था, फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को फिर ये तो फंडामेंटल राइट हो गया, इसे तो याद रखना ही है। ठीक है, अब उसी के लिए क्या किया गया, 2009 में एक्ट पारित किया गया कि किस तरह से फंडामेंटल राइट जो है वो किस तरह से इस चीज़ को लागू किया जाएगा पूरे देश में। ठीक है, तो RTE 2009 आया और इसने बहुत सारी बातों को बेसिकली कवर किया। ठीक है, मेन इसकी जो बात थी जो आप लोगों को याद रखनी है वो बस ये याद रखिएगा कि देश में कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। ठीक है, RTE 2009 जो है वो कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से हुआ। और लोकसभा में कब पारित हुआ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि 2009 RTE 2009 हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा से पास हुआ था अगस्त 2009 में, इसलिए RTE 2009 बोलते हैं। लागू हुआ पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, इसमें भी वही बात की गई कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाएगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। ठीक है, और दिव्यांग के केस में जब बच्चे कोई अगर हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उस केस में 6 से 18 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या थे, तो 8th क्लास तक बच्चों को क्या किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात बोली गई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इसमें कुछ बात बोली गई कि कितने देर से ये जो है स्कूल कितना चलने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपसे पूछेगा नहीं, बस एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, 1 to 5 में 200 डेज़ की होनी चाहिए क्लासेस जो हैं, 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और 1 to 5 में, हाँ इस पॉइंट को याद रखना कि क्लास 1 से लेकर के 5 तक का जो स्कूल रहने वाला है, जो प्राइमरी प्राथमिक स्कूल रहने वाला है वो 1 किलोमीटर तक के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फिर 6 to 8 के लिए इसने क्या बात बोली कि जो ये मध्य विद्यालय जो भी होंगे वो 3 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर छात्र शिक्षक के रेशियो के बारे में भी इसने बोला, जो प्राथमिक है ठीक है उसमें 30 और 1 की रेशियो होनी चाहिए। तो देखो इसने बोला ठीक है, बट वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो पाना पॉसिबल, हम लोग खुद ही देखते होंगे आसपास के स्कूल्स में, क्या यही स्थिति है कि एक टीचर पर सिर्फ 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो नहीं, ऐसी हम नहीं देखते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, सिनेरियो बहुत अलग है। तो ये RTE के द्वारा बोला गया। ठीक है, इसको यहाँ तक इस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो बस अपर प्राइमरी के लिए क्या बोला गया कि 35 में एक स्टूडेंट होना चाहिए। हाँ आंटी, हाँ ठीक है आती हूँ। ओके, तो मेरा खाना आ गया है बेसिकली, तो ओके बस इसे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा याद नहीं रखना है। हाँ, इधर मैंने लिखा था बाकी के 3-4 पॉइंट्स। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन को बोला गया कि प्राइवेट ट्यूशन जो सरकारी शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, वरना क्या होता था कि जो टीचर्स हैं वो अपना वो क्या करते थे कि स्कूल्स में बच्चों को ना पढ़ा करके प्राइवेट ट्यूशन्स में पढ़ाने लगते। ठीक है, तो क्या बोला गया, जितने भी सरकारी शिक्षक है वो क्या करेंगे, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, शारीरिक दंड को बिल्कुल बोल दिया गया कि बॉडीली पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आयु के अनुसार क्या होगा, दाखिला होगा, किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा, किसी तरह से पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मतलब किसी तरह से भी बच्चे की जो एडमिशन है उस पर कोई भी किसी तरह का फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आयु के अनुसार दाखिला, और इसने क्या बोला कि EWS के लिए 25% क्या होगी, आरक्षण होगी। ठीक है, तो बेसिकली इससे हम लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। RTE 2009 कब आया, पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। तो 2009 में बेसिकली पास किया गया, और लागू कब किया गया ये याद रख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, और ये भी किस पर बात करता है, ठीक है, RTE 2009 किस बारे में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये अधिनियम पारित कर दिया गया। क्या हो रहा है आज यार, सो सॉरी, सो मच सॉरी। बार बार मुझे खांसी हो रही है। ठीक है, चलो, तो बस यही कुछ याद रखना है, 1-2 पॉइंट बस ध्यान रख लेना है,
कब लागू हुआ और EWS के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण बोला गया है, बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। ऐसे ऐसे अब हम लोग सर्व शिक्षा अभियान को देखते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान, आपने ऐसी पेंसिल देखी होगी, पेंसिल एक तरफ एक बच्ची, एक छात्र, एक तरफ एक छात्र, एक तरफ एक छात्रा, ठीक है। वो लोग दोनों ही क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली इसका क्या है, लोगो है, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखा होता है, सब पढ़े सब बढ़े। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका जो मेन मोटो है, जो लक्ष्य है, वो क्या है कि सब कोई पढ़े और सब कोई बढ़े, ठीक है। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो फीमेल्स हैं, ST SC OBC अल्पसंख्यक समुदाय से जो भी आते हैं, सब कोई क्या करे, सब कोई पढ़ाई करें, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे इसे बोलते हैं। सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। यह कार्यक्रम क्यों चलाया गया, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा सभी को मिले, इसकी बात की गई। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चों की जो हम देखते हैं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है, तो बेसिकली इसी में बोला गया है, ठीक है। सॉरी, इसमें भी वही चीज़ बोली गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों को किसी भी हाल में क्या करना है, एजुकेशन देनी है, ठीक है। तो लक्ष्य पूछे कि सर्व शिक्षा अभियान का मेन लक्ष्य क्या है, कि प्राथमिक शिक्षा का क्या हो, सार्वभौमिकरण हो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रख लेना है। लॉन्च कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ। तो एजुकेशनल फैक्ट में आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो 2001 में लॉन्च हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्यों, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, तो मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि प्राथमिक शिक्षा सब कोई को मिले, ठीक है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या मिले, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। तो 2001 में ये बात की गई थी। अब इसका संवैधानिक आधार हम लोग देखते हैं, 2002 में जो संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 21A को जोड़ दिया गया। मतलब पहले सर्व शिक्षा अभियान ये स्कीम आई, उसके बाद 2001 में ये स्कीम आई और इसको संवैधानिक आधार किसने दिया, इस संविधान संशोधन ने दिया, 46वां संविधान संशोधन ने दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब हम लोग सब पढ़े सब बढ़े, ये मोटो लाइन है इसका। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पढ़े भारत बढ़े भारत, ये जो प्रोग्राम है ये भी किसके अंदर आता है, हमारा सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है, ठीक है। क्या हो गया पता नहीं। बुक्स, यूनिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इन सभी की बात की गई कि सभी बच्चों को क्या दिया जाएगा, फ्री बुक्स दी जाए, यूनिफॉर्म उन्हें दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अच्छे से जो क्लासरूम्स वगैरह हो अच्छे से बने हुए हों ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, ब्लैक बोर्ड हो, ठीक है। तो और क्वालिटी एजुकेशन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, इसने क्या बोला कि 1:40 की रेशियो में स्टूडेंट टीचर का रेशियो होना चाहिए, मतलब कि 40 बच्चों पर एक टीचर हो, ठीक है। तो यही था हमारा सर्व शिक्षा अभियान, इसे बेसिकली याद रख लेना है। 2-4 बातें, कब लागू हुआ, 2001 में आया। संवैधानिक आधार कैसे मिला, 46वां संविधान संशोधन द्वारा। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। मोटो लाइन क्या है, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। बेसिकली बस इतना याद रख लेना है, दैट्स इट। ओके, अब हम लोग एमडीएम पर आते हैं। एमडीएम क्या है, मिड डे मील है, ठीक है। मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन योजना, मतलब बेसिकली लंच योजना है एक तरह से, ठीक है। कि जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उन्हें क्या करना है, मतलब कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, फूड प्रोवाइड करना है, एक टाइम का उन्हें पका हुआ भोजन दिया जाए। यही क्या है, मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन है, ठीक है। तो शुरुआत कब हुई थी, 1995 में, 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। बट ये जो मिड डे मील जो स्कीम है वो कुछ राज्य पहले से ही अपने स्तर पर इसे कर रहे थे, ठीक है। इसे अपने स्तर पर चला रहे थे कि एक टाइम का भोजन बच्चों को दिया जाए, जिससे कि क्या हो, बच्चे पढ़ने को आए, ठीक है। भोजन के वो से ही कि हाँ हमें भोजन मिलेगा स्कूल जाएंगे तो बस उस लालच में भी बच्चे क्या करें, स्कूल आए तो एटलीस्ट वो क्या करेंगे, कुछ पढ़ भी पाएंगे। और प्लस उनकी जो कुपोषण की जो कुपोषित बच्चों की जो इतनी संख्या बढ़ रही थी उसे भी कंट्रोल किया जाए, इसलिए मिड डे मील आया। और इस चीज़ को कुछ जो राज्य थे वो पहले से ही कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला राज्य कौन सा था, 1956 से उन्होंने लागू कर रखा था। तमिलनाडु में ये होती थी, एक जिला है तमिलनाडु का
क्या, तिरुनेलवेली, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग राज्य याद कर लीजिएगा कि तमिलनाडु पहला ये राज्य था जहाँ पे मिड डे मील चलाई गई, ठीक है। तो 1956 में, ठीक है, 1956 आप लोग देख लो क्या टाइम है वो, बहुत पहले का, ठीक है। अब ऑफिशियली पूरा नेशनल लेवल पर कब शुरुआत हो रही है, 1995 में शुरुआत हुई, ठीक है, 15 अगस्त 1995 में ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बोला गया कि 1 से 8 तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा, पका हुआ भोजन दिया जाएगा, ठीक है। लक्ष्य क्या है कि भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन बढ़ाना, मतलब स्कूल में एडमिशन बढ़े, ठीक है। जो बच्चे जो हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। समाजीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझिएगा, समाजीकरण को बढ़ावा देना कहने का मतलब क्या है, सोशलाइजेशन को प्रमोट करना। तो पहले की जो सिनेरियो थी वो हम लोग क्या देखते थे कि कास्ट बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। तो जब बच्चे स्कूल में आएंगे, साथ में बैठ करके क्या करेंगे, लंच करेंगे, तो उनमें ये समाजीकरण की क्या आएगी, भावना आएगी कि हम सभी क्या है, एक हैं और एक साथ हम लोग क्या करते हैं, लंच करते हैं, या फिर साथ में बैठ करके लंच करने से उनमें क्या भावना आएगी कि हम सभी क्या है, एक है, सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उनका समाजीकरण होगा, और ये जो भेदभाव वाली जो भावना है कि ये इस जात का है, ये इस जात का है, तो ये जो भावना होगी वो उसमें ख़त्म होगी, ठीक है। तो समाजीकरण को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई, और महिलाओं को रोज़गार देना भी इसके द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जो भी स्कूल में मोस्टली जो स्कूल में भोजन बनाए जाते हैं वो महिलाएं ही होती है, तो इस तरह से महिलाओं को भी रोज़गार मिल रहा है समाजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए कि एटलीस्ट एक टाइम के भोजन के लिए ही सही बच्चे क्या हो, स्कूल आएँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एडमिशन भी काफ़ी बढ़ेगी, ठीक है। भूख और कुपोषण समाप्त करना, ठीक है। तो ये MDM के बारे में हमने मोटिवेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, कि MDM में भी इस चीज़ को, मैस्लो जो थ्योरी थी उससे MDM को भी क्या बोल सकते हैं कि लिया गया है, ठीक है। कि एक तरह से ये क्या करती है, हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करती है, तो इस तरह से बच्चों को वो मोटिवेशन देती है, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, प्रेरित करती है कि वो स्कूल आएँ, ठीक है। एटलीस्ट भोजन के लिए ही सही, बट वो आएँ, तो वो भोजन के लिए ही सही आएंगे तो कुपोषण वाला चीज़ तो हैंडल हो ही रहा है, साथ में वो पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। तो ओके, और गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि जो बच्चे खा रहे हैं वो अच्छा है या नहीं, तो एगमार्क वाली जो गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं हैं उनका यूज़ किया जाएगा खाना बनाने में, और साथ ही जो भी खाना बनाया जाएगा, भोजन जो बनेगा उसे क्या करेंगे, स्कूल के ही कुछ लोग, 1-2 लोग क्या करेंगे, उसे टेस्ट कर लेते हैं पहले कि खाना कैसा है, ठीक है। तो वो होता है। तो बेसिकली ये हो गया। वर्तमान नाम क्या है इसका, तो PM पोषण योजना है। तो इस तरह से हमारा MDM यहाँ पे कंप्लीट होता है। MDM में हमने देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है, शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1995 में हुई। मध्याह्न भोजन योजना, इसका लक्ष्य क्या है, भूख और कुपोषण को समाप्त करना और स्कूल में नामांकन बढ़ाना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इतना मेन जो है कि भूख और कुपोषण को समाप्त करना और स्कूल में नामांकन को बढ़ाना, ठीक है। और 1 से 8 तक के बच्चों को क्या मिलता है, पका भोजन मिलता है, ठीक है, बस। और फर्स्ट राज्य कौन था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, तमिलनाडु। प्रेजेंट नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल करके वर्तमान में क्या रख दिया गया है, ठीक है, क्या है, तो PM पोषण योजना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एजुकेशनल फैक्ट्स, और 1 लाइनर है बिल्कुल। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। फिर भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा ही धर्म है, इस तरह से मैंने याद किया था, ठीक है। तो शिक्षा ही धर्म है, तो इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। फिर भारत की सॉरी, भारत की पहली महिला शिक्षिका किसे बोला जाता है, तो सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है, सावित्रीबाई फुले थी, ठीक है। अब NCERT के बारे में देख लेते हैं। NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये याद रख लेना, और जनरली ऐसे भी याद रखना चाहिए हमें, ठीक है। फिर स्थापना कब हुई थी, 1961 में स्थापना हुई थी, ठीक है। यह एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देता है। मतलब एक तरह से बेसिकली क्या है, ये सहायता और सलाह देता है कि किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं NCERT की, NCERT द्वारा पब्लिश्ड होती हैं वो, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमें याद रखना है फुल फॉर्म, ठीक है, और कब स्थापना हुई थी, बस दैट्स इट।
CBSE के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में भी यही बोलते हैं, केंद्रीय बोर्ड माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो और स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 में हुई थी, ठीक है। हिंदी में भी आप लोग एक बार नेम देख लीजिएगा, मैंने बस इंग्लिश में लिख दिया, बाकी वही है, माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यही है, ठीक है। BHU के बारे में देख लेते हैं। BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका फुल फॉर्म है। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैंने कवर कर दिया आपको। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में देखते हैं। तो भारत में स्थित प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? हमारा नालंदा है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है भारत का। और स्थापना इसकी कब हुई? कुमार गुप्त द्वारा स्थापना की गई है, ठीक है। इसका जो पतन हुआ, इसको डिस्ट्रॉय किसने किया, ख़त्म मतलब जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जला दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो भी एजुकेशनल फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर करवा दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यही आपका आ जाए, ठीक है। बाकी ऐसे ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिया, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप कुछ MCQs की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि क्या हो आपको मतलब कि कुछ अलग भी क्वेश्चन बने तो वो भी आपका क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने थ्योरी सेक्शन मोस्टली कवर करा दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एंड मैं बोलना चाह रही थी कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे ये सोच करके जैसे मेरी खुद की ही क्या है एग्ज़ाम है और मुझे ही एग्ज़ाम देना है। तो अगर मैं एग्ज़ाम दे रही होती तो मैं क्या क्या प्रिपेयर करती, तो बस ये बेसिकली वही है, ठीक है। एंड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आई एम कवरिंग ऑल दैट। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है। 1 लाइनर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। PDF से आप लोग रिवीजन कर लेना, मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो बस इस तरह से हमारा ये एजुकेशनल फैक्ट वाला कवर हो गया। इसमें हमने बहुत सारे पढ़ लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने ब्रिटिश रूल में कैसे एजुकेशन डेवलप करी वो देखा। फिर जब हमारा स्वतंत्रता हमें मिल गई उसके बाद कैसे कैसे एजुकेशन के लिए काम किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, फिर उसके बाद कुछ कमीशंस बैठाए गए, ठीक है। एंड फिर आज हमने जो भी कुछ करंट के इम्पॉर्टेंट थे वो देख लिया, एंड कुछ और एजुकेशनल फैक्ट्स को हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो हमारा लेंदी सा एक टॉपिक जो एजुकेशनल फैक्ट्स वाला था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। कल मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूँगी, एंड वो बिल्कुल लास्ट वीडियो होने वाली है थ्योरी की। उसके बाद कोशिश करूँगी कि MCQs करवा दूँ। एंड मुझे आप लोगों को बोलना था कि मॉक्स मैं स्टार्ट करूँगी, बहुत ही जल्द करूँगी। मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो मेरे पास आ चुका है, बट मुझे अभी सेटअप करना नहीं आ रहा उसे, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाले, बट उसके बाद हम लोग मॉक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फुल लेंथ मॉक होगा, 10 मॉक हमें कर लेने हैं, एंड दैट्स इट, ओके। सो गुड नाइट, अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई डिनर। बाय बाय, गुड नाइट।